नमस्कार दोस्तों, आज अपनी बात करेंगे गुप्त काल के राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, इससे पहले अपनों ने जो बात की थी वो जो गुप्त काल है उसके प्रशासन और उसके जानने के स्रोत जैसे साहित्य पुरातात्विक स्रोत जो थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो गुप्त काल का राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका जो प्रथम शासक था वो था श्रीगुप्त। ठीक है, इसने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया और इसने इसको क्या है गुप्त वंश का संस्थापक भी कहा जाता है और इसने लिच्छवियों के अधीन शासन किया था। और गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को कहा जाता है और इसने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसने शासन किया और लिच्छवियों के अधीन इसने शासन किया था। अगला जो शासक है वो अपना है चंद्रगुप्त घटोत्कच। दूसरा जो अपना शासक है 2 नंबर पर वो है घटोत्कच। इसने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अब इसने जो है महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसने भी क्या है लिच्छवियों के अधीन शासन किया। लिच्छवियों के अधीन शासन किया था तो घटोत्कच और श्रीगुप्त दोनों ने लिच्छवियों के अधीन शासन किया था। अगला जो अपना शासक है वो है 3 नंबर पे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त 3 नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। ठीक है, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। तो 319 ईस्वी में जो है इसका राज्याभिषेक। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ तो इसने क्या किया गुप्त संवत का प्रारंभ किया और गुप्त संवत का इसने प्रारंभ किया था 319 ईस्वी के अंदर और इसने सोने के सिक्के जारी किए। जो है जारी किए। ठीक है, सोने के सिक्के इसने जारी किए थे और सोने के सिक्के इसने जारी किए। सोने के जो सिक्के जारी करने वाला नहीं था प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है, गुप्त शासक। अब इसके ऊपर इसने गरुड़ चिन्ह का उपयोग किया। ठीक है, और इस चिन्ह को क्या बनाया उसने राजकीय चिन्ह। इस चिन्ह को इसने क्या बनाया राजकीय चिन्ह बनाया। तो 319 ईस्वी में राज्याभिषेक को इसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था और सोने के सिक्के इसने जारी किए थे। जो क्या कहते प्रथम गुप्त शासक का। ठीक है, और गरुड़ चिन्ह को इसने राजकीय चिन्ह का केवल रूप में इसका उपयोग किया। ठीक है, आगे अपने इसके बारे में बात करें तो इसने लिच्छवियों की लिच्छवी जो थे कि
अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, ऋषियों की अधीनता इसने स्वीकार नहीं की थी। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर। अब इस विवाह का इसको क्या फायदा हुआ? पाटलिपुत्र जो महत्वपूर्ण नगर था, पाटलिपुत्र जो महत्वपूर्ण नगर था, उस ऋषियों के अधीन था, वो इसे उपहार स्वरूप मिल गया, उपहार स्वरूप मिला। और यहीं से इसने अपने शासन का प्रारंभ किया था। और इसके बाद में गुप्त काल बहुत आगे तक चला। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है एक महाराजा विराज की जो उपाधि धारण, महाराजा की जो उपाधि धारण की थी वो प्रतोत्पत ने की थी। और महाराजा विराज यानी राजाओं का राजा महाराजा विराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगला जो अपना शासक है वो है समुद्रगुप्त। अगला जो शासक है वो है अपना समुद्रगुप्त। 4 नंबर पे जो है वो अपना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया। और 375 ईस्वी तक इसने शासन किया। और अब यहाँ पर एक इतिहासकार है वो V.A. स्मिथ ने इसे क्या कहा है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा है। और इसे 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो समुद्रगुप्त है उसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, 6 प्रकार के अलग सिक्के जारी किए थे उसने। और 6 प्रकार के सिक्कों में जो पहला सिक्का था वो था अश्वमेध सिक्का। इस सिक्के को जारी करने पर इसने प्राक्रमांक की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद इसने वीणा वादक सिक्का जारी। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त की जो रुचि है वो संगीत में रुचि थी, यानी संगीत में रुचि का पता चलता है वीणा वादक। इसमें क्या है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, इसलिए ये पता चलता है कि संगीत में इसकी रुचि थी। नंबर 3 जो है, जो सिक्का उसने जारी किया वो परशु सिक्का। 4 नंबर पे इसने जारी किया व्याघ्र सिक्का। 5 नंबर सिक्का है धनुर्धारी सिक्का। ठीक है, और 6वां नंबर सिक्का है वो है गरुड़ सिक्का। ठीक है, तो गरुड़ क्या था? राज्य के चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता था गुप्त काल के अंदर। और आगे चलकर उसको मयूर के रूप में परिवर्तन भी किया था, वो अपना आगे चर्चा करेंगे। तो इसने इस प्रकार से 6 प्रकार के सिक्कों का प्रचार किया था। अश्वमेध, वीणावादक, परशु और व्याघ्र और धनुर्धारी और गरुड़, ये 6 प्रकार के सिक्के उसने चलाए थे। समुद्रगुप्त ने बहुत से राजाओं को पराजित किया, इसीलिए उसको 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो अब उसने कुछ राजाओं के प्रति, विदेशी राजाओं के प्रति और कुछ भारतीय राजाओं के प्रति नीतियों का अनुसरण किया था। जो नीतियां कहती है वो अपने देखते हैं। इसने उत्तर
भारत के 9 राजाओं को दल किया, 9 राजाओं को पराजित किया। ठीक है, अब इन 9 राजाओं के विरुद्ध उसने प्रस्बोधन की नीति का अनुसरण किया था। नीति थी प्रस्बोधन की नीति का इसने अनुसरण किया था उत्तर भारत के प्रति। और ये प्रस्बोधन की नीति क्या थी? सीधा अधिकार में लेना, अधिकार में ले लेना, यानी किसी भी राज्य को अपने अधिकार में ले लेना। ये इसने उत्तर भारत के राजाओं के प्रति नीति अपनाई थी। इसमें कई बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत के कितने राजाओं को पराजित किया या उनके प्रति कौन सी नीति का अनुसरण इसने किया था। अब इसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। दक्षिण भारत के 12 राजाओं, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक है, अब इनके प्रति इसने राजग्रहण, मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। अब राजग्रहण मोक्षानुग्रह नीति क्या थी कि एक बार तो उसने उनको पराजित किया और बाद में शेष सम्मान उनको उनका राज्य वापिस लौटा दिया। ये थी इसकी राजग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण भारत के 12 राजाओं के प्रति। ठीक है, अब जो है बात करते हैं समुद्रगुप्त की ही। समुद्रगुप्त ने ये किया था। इसके अलावा इसने क्या है, कुछ विदेशी शासकों को भी पराजित किया था। अब विदेशी शासक को आए, विदेशी शासक। अब विदेशी शासक जो थे इनके प्रति भी इसने 3 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया था। पहली जो नीति थी इसकी वो थी आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन यानी निवेदन करने पर ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेना। दूसरी थी कन्योपदान, यानी विदेशी राजकुमारियों से विवाह। तीसरी थी गुरुत्व मंदक, जो कि राजग्रहण मोक्षानुग्रह के अनुसार ही थी। यानी जो राजा था समुद्रगुप्त था उसने विदेशी राजा को पराजित किया और शेष सम्मान का राज्य लौटा। ठीक है, तो ये 3 जो नीतियां थी उसकी विदेशी शासक के प्रति थी। और इसके अलावा जो है इस समुद्रगुप्त को जो है उसको कवि राजा भी कहा, समुद्रगुप्त को कवि राजा भी कहा। कारण यह है कि इसने एक साहित्य की रचना की जिसका नाम है उपजिल्य काव्य, यानी एक काव्य की रचना की थी उपजिल्य काव्य। इसके कारण क्या है, इसको कवि राजा भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो समुद्रगुप्त है वो धर्म सहिष्णु, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी था, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी था। और इसने जो है श्रीलंका के शासक को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी, बिहार की अनुमति दी। तो धर्म के प्रति भी ये सहिष्णु व्यक्ति था। तो ये था समुद्रगुप्त। इसके बाद जो शासक आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक प्रमुख शासक था गुप्त काल का, चंद्रगुप्त द्वितीय। 5 नंबर पर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो जो शासन किया था
वो क्या था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है गुप्त काल का, और गुप्त काल में इसने बहुत ही अधिक कार्य किए हैं। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने कुछ उपाधियां डाली थी। उपाधियां, ठीक है, उपाधियां एक तो इसकी थी देवराज, एक थी देवगुप्त। ठीक है, ये दो उपाधियां थी। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, तो इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक शक राजा, इसके समय क्या है, शकों के आक्रमण हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, तो इसने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और रुद्र सिंह तृतीय का उसको पराजित किया। और इस उपलक्ष्य में उसने दिल्ली में महरौली स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये जो महरौली स्तंभ है ये एक लोह स्तंभ है, यानी ये जो है वो लोह स्तंभ है, और आज तक इसके ऊपर कभी जंग नहीं लगा है। और इस समय इसने इस राजा को हराने पर सकारी की उपाधि प्रदान सकारी की उपाधि भी धारण की थी इसने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजा रुद्र सिंह तृतीय को भी हराया और दिल्ली में महरौली स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने जो है चांदी के सिक्कों को भी जारी किया। प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। अब इसमें क्या है, एक वाकाटक राजा था, वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय था, इसको इसने पराजित किया था वाकाटक को। और इसकी जो शक्ति थी या इससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन सेकंड से कर दिया था। ठीक है, रुद्रसेन सेकंड से करने के बाद कुछ दिनों बाद इस रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई और प्रभावती प्रथम भारतीय महिला शासिका, यानी जो आगे का जो शासन था वो प्रभावती ने किया और इसे भारत की प्रथम महिला शासिका भी कहा जाता है, प्रभावती। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा जो गुप्त वंश का जो स्वर्णिम काल है वो इसका काल कहा जाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो भी काल था 375 से 415 ईस्वी के बीच में, तो इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, ये पहले कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, डेट के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्लासिकल एज भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्लासिकल एज। ठीक है, इसके अलावा एक गवर्नमेंट नाम से इतिहासकार है, गवर्नमेंट नाम से एक इतिहासकार है। इन्होंने इस युग की जो तुलना की है वो पेराक्लीज युग से तुलना की, पेराक्लीज युग से इसकी तुलना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अपना है ये
काल जो है उसकी पिरामिड से होती है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है इसके नवरत्न से। तो इसके जो नवरत्न हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिछली वीडियो में आया हुआ है। तो नवरत्न में सबसे पहले था कालिदास, एक, ठीक है, धन्वंतरि, 2 छप्पन, 3, ठीक है, मिहिर, 4 अमर सिंह, 5, ठीक है, बरुची, 6 शंकु, 7 और जो है इसका घट पर, 8 और जो है ये है कालिदास, धन्वंतरि, क्षपणक, ब्राह्मीण, अमर सिंह, गुरुजी, शंकु, घट, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट था अपना बेताल भट्ट। ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो पिछली बार आया था क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान नहीं था, ठीक है। तो ये में नवरत्नों के बारे में। अब इसके समय में एक चीनी यात्री भी भारत में यात्रा पे आया था और उसने गुप्त काल के बारे में बहुत अच्छा बताया है। कोई यात्री था फाहियान, इसकी चर्चा आपने की है। इसने की नामक ग्रंथ की रचना की थी। अच्छा, अब इसने क्या लिखा है इसके अंदर कि चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लोग घरों में ताले नहीं लगाते, घरों में ताले नहीं लगाते, ठीक है। दूसरी बात इसने की है, जो है वो कही है कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो थे वो इतने पवित्र थे, ब्राह्मण पवित्र थे, इतने पवित्र थे कि कभी लघुषण और प्यार का उपयोग नहीं करते। यानी ये लघुषण और प्यार का उपयोग नहीं करते, ठीक है। 2 बात ये कही है। तो तीसरी बात इन्होंने कही है वो ये है कि जो शुद्ध थे, शुद्ध वो नगर से बाहर रहते थे और जब भी वो नगर में प्रवेश करते थे तो डंडे बजाते हुए प्रवेश करते थे। तो शुद्ध जो थे वो थे नगर से बाहर, और प्रवेश के दौरान डंडे बजाते थे। डंडे बजाते हुए वो नगर के अंदर जो है प्रवेश करते। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ठीक है। अश्वमेध जो यज्ञ करवाया इसने, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका जो प्रमाण है वो हमें तिगवा विलेज, तिगवा MP से मिलता है। यहाँ पर एक घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके ऊपर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी, यानी इसके शासनकाल के दौरान भी मिली है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, ठीक है। ये था चंद्रगुप्त द्वितीय 5 नंबर। अगला जो शासक है 6 नंबर, वो है अपना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या है कि 400
415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसने जो है मयूर को राजकीय चिन्ह बनाया। मयूर को राजकीय चिन्ह बनाया। इससे पहले गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया गया था और गरुड़ के राजकीय चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता था। इसने बदलकर क्या कर दिया, मयूर यानी मोर को राजकीय चिन्ह के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसकी जो जानकारी है वो मंदसौर जो कि एमपी में है और विल्सन जो कि यूपी में है, इन दोनों अभिलेखों से भी जानकारी प्राप्त होती है। ये क्या है, जानकारी स्रोत। ये क्या है, अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और विल्सन अभिलेख। ठीक है, इनसे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और इसने भी क्या है, अश्वमेध का आयोजन किया। अश्वमेध का आयोजन किया था और इसने क्या है, कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे महेंद्रादित्य और अश्वमेध महेंद्र, यानी इस प्रकार से इसने 3 प्रकार की उपाधियां धारण की थी अश्वमेध यज्ञ के दौरान। इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस पर जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अधिक प्रभाव था। महायान शाखा का एक प्रभाव था और इसे ऑक्सफोर्ड महायान बौद्ध के नाम से, महायान बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा लेता था, प्रवेश परीक्षा जो लेता था उसको कहते थे द्वार पंडित। यानी इसमें जो प्रवेश लेते थे, जो विद्यार्थी प्रवेश लेते थे, उनको एक परीक्षा पास करनी पड़ती थी और परीक्षा जो लेने वाला अधिकारी था वो था द्वार पंडित। ठीक है, अब इसका जो कुलपति है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था सीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था सीलभद्र। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके पुस्तकालय। इसका जो पुस्तकालय है, ठीक है, इसका जो पुस्तकालय है उसको धर्म में निकाला। अब इस पुस्तकालय में 3 प्रकार की मंजिलें थी। ठीक है, 3 प्रकार की जो है मंजिलें थी। पहली थी रतन सागर, दूसरी थी रतन रंजक और तीसरी थी रतन दधी। ये 3 प्रकार की मंजिलें थी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से रतन सागर क्या है। ठीक है, और उसमें पूछ रहे करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की एक मंजिल या कोई किताब के बारे में करेंगे, तो ये लोग जानना है कि पुस्तकालय की 3 मंजिलें थी, अलग अलग मंजिलें थी, अलग अलग मंजिलों के नाम थे। पहली मंजिल थी जो रतन सागर, दूसरी रतन रंजक और तीसरी रतन धस्ती। ठीक है, तो ये था कुमार
आगे जो है सातवां जो शासक है वो है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसके बाद इसके जो समय में हुणों के आक्रमण प्रबल हुए, आक्रमण प्रबल होने लगे और धीरे धीरे इसके बाद में जो शासक आए वो पतन की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने इन पर अत्यधिक आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब इसकी जो जानकारी है वो हमें बेदरी गांव अभिलेख जो कि यूपी में है, एक रुद्रदामन या गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के बारे से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, और इसमें जो इसमें है रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, इसमें इसे शुक्रोपान की कहा गया है। शुक्रोपान ये इसकी उपाधि थी, इसका अर्थ है इंद्र के समान, इसका अर्थ है इंद्र के समान। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? इंद्र के समान। तो इस प्रकार से स्कंदगुप्त के लिए जानकारी है। जो अंतिम गुप्त शासक था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, अब यहाँ पर एक झील है जो कि मौर्य काल में निर्मित हुई थी। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है? सुदर्शन झील के बारे में हम जानेंगे। सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील का जो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। अशोक के समय में, अशोक के समय था उसमें तुषारगुप्त नामक व्यक्ति ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और रुद्रदामन के समय में विशाख नामक व्यक्ति ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और चंद्रगुप्त के काल में चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, इसकी जो जानकारी है वो जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती। इसे गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक ग्रुप का प्राप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।